अस्सलाम वालेकुम। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट हेमरेज एंड शॉक। उसको हमने स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि हेमरेज होता क्या है, उसकी 3 टाइप्स कौन सी होती हैं, आर्टीरियल, वीनस, कैपिलरी। और उसको हम क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, रिएक्शनरी, कंसील्ड, रिवील्ड, इसके अलावा सब ड्यूरल, एक्स्ट्रा ड्यूरल वगैरह। उसके बाद हमने उसकी क्लासेस बना ली थी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। उसके बाद हमने उसकी 4 क्लासेस बना ली थी। फिर हमने क्या किया था कि हमने उसको मेजर किया था। मेजर किस तरह से किया था वो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे आप मेजर करते हो कि ब्लड लॉस कितना हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी फ़र्दर मैनेजमेंट में आपने सबसे पहले देखना है कि वो जगह कौन सी है जहाँ से वो ब्लड हो रहा है, या तो वो कंसील्ड है या रिवील्ड है। रिवील्ड तो आपको सामने नज़र आ जाएगा फ्लोर पे ऊपर, मतलब बॉडी के ऊपर, ठीक है। और रिवील्ड जो कंसील्ड होगा वो आप इन 4 जगहों पे देखोगे, चेस्ट, पेल्विस, एब्डोमिनल, थाई, ठीक है। फिर जब आपको पता चल गया अच्छा यहाँ पे एक्चुअली जो है ना ब्लड लीक हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने रूल आउट कर लिया एब्डोमेन के ऊपर, आपने फास्ट डीपीएल किया, आपको वहाँ पे साइटिस मिली, आपने एब्डोमेन खोला, उसके अंदर आपको ब्लीडिंग वेजल मिल गई। अब आप उस ब्लीडिंग वेजल को कैसे स्टॉप करोगे, आप उस प्रेशर को कैसे स्टॉप करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप डायरेक्ट प्रेशर दोगे ऑब्वियसली, ठीक है। इमरजेंसी में डायरेक्ट प्रेशर इज़ इमरजेंसी सिचुएशन में बेस्ट मेथड होता है टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, ठीक है। उसके बाद प्रेशर दे दिया आपने उसको, थोड़ा सा ब्लड जो है ना वो रुक गया, ठीक है। साथ ही आपने उसके ऊपर पैकिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो जनरलाइज्ड ऊजिंग हो रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, बड़े बड़े जो है ना पैक्स लगा के एब्डोमिनल गॉज के थ्रू उसको पैक करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिवर जो है उसके अंदर आप ब्लीडिंग में पैकिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद पोजीशन, आपने उसकी पोजीशन इस तरह से रखनी है कि ब्लड लॉस मिनिमम हो, ठीक है। प्रेशर जो है वो आर्टरीज़ का थोड़ा ड्रॉप करे, तो वो आपने उसकी पोजीशन रख लेनी है। तो P3 आ गए हैं, प्रेशर, पैकिंग और पोजीशन, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि एक टॉर्निकेट वाला ये प्रोसीजर होता है जिसमें आप क्या करते हो कि फॉर एग्जांपल आपके जो ब्लीडिंग पॉइंट था पेशेंट का वो था बाजू, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको एल्बो से ऊपर टॉर्निकेट बांध लिया ताकि वो प्रेशर जो है ना आर्टरीज़ का वहाँ पे ड्रॉप करे, ठीक है। लिम्स के केस में हम टॉर्निकेट अप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ वी हैव द जो है ना एड्रेनालिन सोक्ड गॉज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एड्रेनालिन आपको पता है वेजो कंस्ट्रिक्शन करती है। तो जब वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी उस जगह पे हम गॉज के ऊपर एड्रेनालिन लगा के उसके अंदर डालेंगे, तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड जो है वो लॉस उसका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वी हैव द बोन वैक्स। ये हम जो है क्रीम फॉर्म में जो है ना बोन के ऊपर लगाते हैं टू स्टॉप द ब्लड फ्रॉम बोन, ठीक है। उसके बाद डायाथर्मी होती है, आपको पता है ये हमारे पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक आप सर्जरी करते हुए भी आपको पता है कॉटरी कर रहे होते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो। तो डायाथर्मी इज़ जस्ट लाइक दैट, ऑपरेशंस के दौरान स्मॉल ब्लीडिंग वेजल्स को कंट्रोल करने के लिए, जिसकी बहुत गंदी स्मेल सी होती है, आपने जो है लोग एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। उसके बाद एक धागा होता है, या आप पहले भी करते हो, सर्जिकल लाइगेशन कर देते हो, जो ब्लीडिंग पॉइंट होता है उसको आर्टरी फॉर्सेप्स पकड़ के लाइगेट कर देते हो, धागे लगा देते हो। इसके अलावा आपके पास एम्बोलाइजेशन होती है कि वो आर्टरी जो है ना जो कि एक्चुअली हैमरेज करवा रही है, उसको पकड़ के आपने क्या करना है, उसके अंदर एम्बोलस गिरा देना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो आर्टरी जो है उसमें से ब्लड लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिवर, स्प्लीन, मेसेंट्रियल चेस्ट कैविटी में जो होता है वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं थेरेप्यूटिक एम्बोलाइजेशन। तो कौन कौन से टेक्निक्स हो गए, वी हैव द डायरेक्ट प्रेशर सबसे पहले, फिर हमारे पास प्रेशर गॉजेज हैं, फिर हमारे पास टॉर्निकेट है, फिर हमारे पास जो है वो पोजीशन है, 3 P हैं, टॉर्निकेट है, इसके अलावा एड्रेनालिन सोक्ड गॉज है, फिर वी हैव द बोन वैक्स है फॉर द बोन, इसके अलावा वी हैव द सर्जिकल लाइगेशन, वी हैव द डायाथर्मी, वी हैव द थेरेप्यूटिक एम्बोलाइजेशन, ठीक है। अब हमने जो है ब्लड को कंट्रोल कर लिया, तो दूसरा क्या था, अरेस्ट हेमरेज करने के बाद ब्लड रिप्लेसमेंट हमने करनी है, ठीक है। तो ब्लड रिप्लेसमेंट डिपेंड करता है पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो सबसे पहले जो है हमने इनिशियल फ्लूइड थेरेपी देनी होती है, फिर हमने रिस्पांस चेक करना होता है। लेकिन अगर फिर भी जो है इनिशियल फ्लूइड थेरेपी देने के बावजूद ब्लड लीक होता जा रहा है, तो ऑनगोइंग ब्लीडिंग जो होती है उसके लिए फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है। एंजियोग्राफी कंट्रोल ब्लीडिंग जो है ना वो हम करते हैं, एंजियोग्राफी करके ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब ब्लड रिप्लेसमेंट हमें किस में ज़रूरत पड़ती है, हमने पहले भी पढ़ा था, कौन सी क्लास में, क्लास 1 और 2 में क्रिस्टलाइट से काम चल जाता है, क्लास 3 और 4 जो है उसमें हम ब्लड रिप्लेसमेंट करते हैं, ये हमने पहले बात कर ली है, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, आपकी इनिशियल फ्लूइड थेरेपी है, फिर आपका जो है वो आ जाता है आपकी सर्जरी, ऑपरेशन करके आपने सारा कुछ ठीक किया, और फिर थर्डली वी हैव द ब्लड रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इनिशियल फ्लूइड थेरेपी में आप क्या देते हो, आप उसको वार्म इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन देते हो, नॉर्मल सेलाइन है, रिंगर्स लैक्टेट है, ये आप देते होते हो,
ठीक है, इनिशियल फ्लूइड थेरेपी में, ताकि उसकी रिससिटेशन हो जाए। तो ये जो फ्लूइड होता है ये क्या करता है कि इंट्रावास्कुलर एक्सपेंशन करेगा और फर्दर स्टेबलाइज करेगा वास्कुलर वॉल्यूम को बाय रिप्लेसिंग द फ्लूइड लॉसेस इन द इंटरस्टिशियम एंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, उसके बाद जो है जब आप इनिशियल वार्म्ड फ्लूइड बोलस देते हो तो यूजुअल डोज जो आप देते हो 1 to 2 लीटर्स की देते हो अडल्ट्स के लिए और 20 ml पर kg फॉर द पीडियाट्रिक पेशेंट्स। अब हमने क्या करना है, जब हमें फ्लूइड दे देना है तो फिर हमने क्या करना है, फ्लूइड दे दिया आपने, अब पेशेंट को ऐसे ही सोचना है हाँ ठीक हो गया बस छोड़ो, नहीं, उसको आपने मॉनिटर करना है कि जो हमने फ्लूइड दिया है उसका रिस्पांस आ रहा है बॉडी में कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका रिस्पांस चेक करेंगे। रिस्पांस जो रैपिड हो सकता है, ट्रांजिएंट हो सकता है, मिनिमल या नो रिस्पांस हो सकता है। रैपिड क्या होता है, आपने पेशेंट को फ्लूइड दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया, हीमोडायनामिकली नॉर्मल हो गया, और इन पेशेंट्स को इसका मतलब कि बहुत कम लॉस था ब्लड का इस वजह से। ठीक है, और नो ऑनगोइंग लॉस। लेकिन अगर आपने फ्लूइड दिया और पेशेंट जो है वो 10 मिनट 20 मिनट के बाद दोबारा अपनी उसी हालत में वापस आ गया, इस हालत में आप क्या सोचेंगे कि पेशेंट को अभी तक ब्लीडिंग चल रही है, मैंने फ्लूइड दिया लेकिन काम नहीं किया, इसका मतलब उस ब्लीडिंग सोर्स को मैंने दोबारा से देखना है। और अगर आपने पेशेंट को जो है इतना ज़्यादा फ्लूइड भी दे दिया लेकिन वो इतना जो है वॉल्यूम डिप्लीटेड है कि अभी तक ठीक नहीं हो रहा, तो इस केस में आप उसको फ्लूइड देते जाओगे, उसने ठीक नहीं होना, आप सोचोगे कि अभी परसिस्टेंट अनकंट्रोल हेमरेज है, हमें इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मोस्टली ब्लड कार्डिक इंजरी, कार्डिक टेम्पोनेट या टेंशन हिमोथोरैक्स में ये चीज़ होती है। तो क्या है, आपने सबसे पहले उस लोकेशन को देखा जहाँ से वो ब्लीडिंग हो रही थी, उसमें आपने कंसील रिवील को देखा, मैंने बताया किस तरह से करना है, फिर आपने उस सोर्स को लोकलाइज करके उसको स्टॉप करना है, उसमें मैंने बताया कौन कौन सी चीज़ों से आप स्टॉप करोगे। उसके बाद आपने फ्लूइड रिप्लेसमेंट करनी है, ब्लड रिप्लेसमेंट करनी है, जिसमें सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हो, फिर आप रिस्पॉन्स चेक करते हो कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, रैपिड रिस्पॉन्स आ रहा है, ट्रांजिएंट आ रहा है, या मिनिमल या नो रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके बाद आप जो है अगर मिनिमल और नो रिस्पॉन्स है तो सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाते हो। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के केस में आपने दोबारा से देखना है कि कहीं और से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही, और इस तरह से आप लेके चलते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेमरेज। अब इसके हम यूक्यूज़ करेंगे और फिर हम शॉक स्टार्ट करते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी द सेकेंडरी हेमरेज। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग क्या होंगे, इन्फेक्शन हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, प्रेशर नेक्रोसिस हो सकता है, सच एज फ्रॉम द ड्रेन। तो ये है कि मतलब सेकेंडरी हेमरेज के हमने कॉजेज़ देखी थी ना, इन्फेक्शन, प्रेशर नेक्रोसिस और इसके अलावा मैलिग्नेंसी, यही चीज़ें थी ना जिसकी वजह से सेकेंडरी हेमरेज हो रहा था। और फ्रेगमेंट्स ऑफ बोन्स भी हो सकते हैं लेकिन इस केस में नहीं होंगे। तो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद आ जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द हेमरेज, उसके बाद आपने क्या किया कि इमीडिएट रिसिस्टिव मैन्यूवर्स किए, ब्रीदिंग सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन किया, ब्लड सेंड फॉर क्रॉस मैच और ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी। उसके बाद आपने क्या, आइडेंटिफाई द साइट ऑफ हेमरेज, उसको इन्वेस्टिगेट किया, और फिर हमें जब पता चल गया कि हेमरेज यहाँ से हो रहा है, उसके बाद हमने उसको कंट्रोल किया। किस तरह के prevent the patient entering the triad of coagulopathy, acidosis, hypothermia and physiological exhaustion। तो हेमरेज कंट्रोल करने की चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसमें हेमरेज कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद जब हेमरेज कंट्रोल हो जाता है तो हम फिर उसके लिए ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि पेशेंट का रिस्पॉन्स जो फ्लूइड क्या आ रहा है, ठीक है, मिनिमल है या जो है वो ठीक हो रहा है पेशेंट, या फिर डिटोरेट कर रहा है। तो उसके बेसिस पे आप मॉनिटर करके पेशेंट को जो है वो कंट्रोल करते हो ब्लीडिंग, और फिर उसको घर भेज देते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अभी गो थ्रू इट। अब नेक्स्ट हमारा आता है जो है ना शॉक एंड क्लासिफिकेशन में से, कि 35 ईयर्स ओल्ड पर्सन है, उसको इमरजेंसी में लाया गया है। वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद उन्होंने बता दिया कि वो शॉक में है। आपने डिफ़ाइन करना है कि शॉक होता है क्या है, क्लासिफिकेशन करनी है शॉक की। तो ये आपको पहले भी आती होगी, हम जल्दी से इस टॉपिक को गो थ्रू करते हैं, फिर क्योंकि सॉल्व करते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम शॉक की बात करें तो क्या होता है, जब ब्लड लीक कर जाता है तो उसके बाद पेशेंट सीवियर हेमरेज के बाद शॉक में जाता है। शॉक में उसका बीपी ख़राब हो जाता है, पल्स ख़राब होती है, यूरिन आउटपुट ख़राब हो जाता है, पेशेंट की कलर जो है वो पेल होना शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि क्यों होता है, क्योंकि जो टिश्यूज़ होते हैं यार, ऑक्सीजन उनको जा नहीं रही होती, क्योंकि सारा ब्लड तो बॉडी से निकल रहा है, टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, वो कुछ और मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से बॉडी डिटोरेट होगी और ऐसा ऐसा शॉक के बाद बनता गया। ठीक है, तो ये हमारी जो ना सिंपल सी थीम है इसकी, कि शॉक में ये होता है। अब इसको हम टेक्स्ट देखते हैं कि इट एग्जिस्ट जो होता है, क्या होता है कि
व्हेन द टिश्यू डिलीवरी जो है ना, ऑक्सीजन डिलीवरी फेल्स टू मीट द मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल, कि ऑक्सीजन इतनी नहीं है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी उतनी नहीं है, ठीक है। तो स्टेट इन विच द प्रोफाउंड, अब उन्होंने शौ की आपसे डेफिनेशन पूछी है तो आप लिख सकते हो कि इट इज़ अ स्टेट इन विच प्रोफाउंड एंड वाइड स्प्रेड रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव परफ्यूजन, मतलब सिंपली क्या हो रहा है कि परफ्यूजन जो है उसकी रिडक्शन हो गई है, एंड विच लीड्स टू रिवर्सिबल एंड देन इफ प्रोलॉन्ग टू इरिवर्सिबल सेल इंजरी। दो चीज़ें हैं, दो पॉइंट्स हैं, एक ये कि परफ्यूजन जो है इफ़ेक्टिव नहीं है, और दूसरा सेलुलर इंजरी हो रही है जिसकी वजह से वो पहले रिवर्सिबल थी फिर इरिवर्सिबल हो गई है। तो स्टेट है इन विच प्रोफाउंड एंड वाइड स्प्रेड, थोड़ा बताने की कोशिश की है कि परफ्यूजन बहुत हद तक ख़राब है। Profound and widespread reduction of effective perfusion leads to first to irreversible and then if prolonged to irreversible जो है ना सेलुलर इंजरी। तो इसमें क्या होता है कि जो है ना इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, और उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज डिलीवरी होगी किसकी, मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स की, मतलब ऑक्सीजन है जो हमने खाना खाया हुआ है, कार्ब्स हैं, उन सब की, और जब वो नहीं जाएंगे तो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इनएडिक्वेट रिमूवल होगा। तो ये क्या होगा कि सबस्ट्रेट्स भी नहीं जा रहे और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी नहीं एलिमिनेट हो रहे। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। पैथोफिजियोलॉजी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम इसको गो थ्रू करेंगे कि होता क्या है कि जो है ना जब हमारे पास जो है वो सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ख़राब हो गए हैं, मतलब उसको परफ्यूजन नहीं जा रही, उसको जो है वो मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स नहीं जा रहे, वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सेल डेथ होती है, सेल इंजरी हुई है। जब सेल्स इंजर हो जाएंगे, यू नो दैट सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, तो सेल्स इंजरी होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और पेशेंट डेथ की तरफ जाएगा। तो इसमें ये चीज़ें हो रही हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सेलुलर इस्कीमिया है, सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, फिर उसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ रहे हैं, सर्कुलेटरिंग यहाँ पे लोकल, और फिर फ्री रेडिकल इंजरी चल रही है। सबसे पहले हम देखेंगे सेलुलर इस्कीमिया में क्या हो रहा है। जब हमारे टिश्यूज़ को जो है ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देंगे। और आपको पता है कि जब भी बॉडी में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो उसकी वजह से सेल्स को एटीपी एनर्जी नहीं मिलेगी। यू नो दैट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, एटीपी। एटीपी नहीं मिलेगी तो सोडियम पोटेशियम पंप्स जिनको एटीपी की ज़रूरत थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, वो ख़राब हो जाएंगे। जब वो ख़राब हो जाएंगे तो सेल के अंदर लाइसोसोम्स पड़े हुए हैं, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। अब सेल्स जब लाइसोसोम्स ख़राब होंगे तो आपको पता है लाइसोसोम्स में क्या होते हैं, एंजाइम्स, वो क्या करेंगे, वो लीक होना शुरू हो जाएंगे, सेल को मार देंगे, सेल डैमेज करवाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी, वर्सनिंग ऑफ शॉक, ऑर्गन फेलियर, डेथ। समझ आई, सेलुलर इस्कीमिया की वजह से हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रही, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू होगी, लैक्टिक एसिड बन गया। और क्या हो रहा है, एटीपी नहीं जा रहा, एटीपी नहीं जा रहा तो जो है वो शुरू हो गया, सोडियम पोटेशियम पंप खराब हो गया, लाइसोसोमल डिस्ट्रप्शन होगी और सेल डेथ। तो ये सेलुलर इस्कीमिया की वजह से हो रहा है। दूसरा हमने कौन सा चीज़ पढ़ी थी कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आना शुरू हो गए। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं वो जब आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें होता है कि हमारे जो है ना आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड स्टार्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से मैक्रोफेजेस आते हैं, साइटोकाइंस आते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फ़ा है, इंटरल्यूकिन बी है, 1B है, ये सब आना शुरू हो जाएंगे, वो वहाँ पे डैमेज कॉज करेंगे। फिर तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, फ्री रेडिकल इंजरी, इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम। क्या हुआ, अब हाइपोपरफ्यूजन थी तो सेलुलर ऑर्गन जो है वो डैमेज शुरू हो गया ड्यू टू डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया एंड इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। तो हमारे ये ऑर्गन डैमेज चल रहे थे, ठीक है। अब जो है ना, जब नॉर्मल सर्कुलेशन रिस्टोर की जाएगी टिश्यूज़ को, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो
पोटेशियम जमा हुआ था। देखें सेल्स टूट रहे थे, आपको पता है सेल्स आर द बैग्स ऑफ कैल्शियम पोटेशियम। तो सेल्स टूटे हुए थे, वहाँ पे पोटेशियम जमा हुआ था। वो क्या करेगा, सेल्स में से निकल के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा और पोटेशियम जाके क्या करेगा, हार्ट को डिप्रेस करेगा, वेस्कुलर डायलिटेशन करेगा, हाइपोटेंशन करेगा, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होंगे एनारोबिक सर्कुलेशन से, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से वो सर्कुलेशन में आएंगे। वो जाके जो है क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स हमारे जो है सेल्स को डैमेज करेंगे, उनकी मेम्ब्रेन्स को, एंडोथीलियम को डैमेज करेंगे। जब एंडोथीलियम डैमेज होगी तो लंग्स को, किडनी को ब्लड सप्लाई जाएगी नहीं, एक्यूट लंग इंजरी होगी, एक्यूट किडनी फेलियर होगी। अल्टीमेटली सेल्स से जो काम शुरू हुआ था वो ऑर्गन्स की तरफ आ जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। ठीक है, तो इसको हम कैसे परफ्यूजन को कंट्रोल कर सकते हैं, रीपरफ्यूजन इंजरी को, फ्री रेडिकल्स को बनने से कैसे रोक सकते हैं, रिड्यूसिंग द एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ हाइपोपरफ्यूजन। समझ आई? तो पता है ना, जब ना पहले जो ऑक्सीजन नहीं जा रही होती ना टिश्यूज़ को, तो ऑक्सीजन नहीं जा रही थी, एकदम से जब जो है वो रिस्टोर हुआ, ऑक्सीजन गई, तो ऑक्सीजन अपने रेडिकल्स बनाना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स मीडिएटेड सेल मेम्ब्रेन डैमेज और अल्टीमेटली एंडोथेलियम डैमेज और फिर ऑर्गन्स को एंडोथेलियम डैमेज। तो वो तो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सेलुलर इस्कीमिया और है जिसमें हमने एटीपी देखी है और लैक्टिक एसिड देखा है। ठीक है, और लाइसोसोमल डिसरप्शन। और दूसरा क्या है, वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो रहे हैं, और तीसरा क्या है, वहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है कि फ्री रेडिकल्स मीडिएटेड डैमेज हो रहा है। तो ये शॉक है अल्टीमेटली टिश्यू से शुरू हुआ, वह सेल से डैमेज शुरू हुआ, अल्टीमेटली ऑर्गन फेलियर की तरफ जाता है, और ऑर्गन्स फेल तो बंदे की डेथ। समझ आई किस तरह से शॉक हो रहा है पेशेंट को? अब हमारी आती है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ शॉक। ये आपका यूक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं है बल्कि वो आगे है। इसमें शॉक में क्या होगा, जब नर्वस सिस्टम को क्या होगा, जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, इंसेफेलोपैथी डिलीरियम में चला होगा कि बॉडी में क्या हो रहा है। किडनी क्या होगी, उसको जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और किडनी नॉर्मल यूरिन प्रोड्यूस करेगी नहीं, पहले ओलिगोयूरिया होगा फिर एनयूरिया हो जाएगा, किडनी फेलियर हो जाएगा। किडनी फेलियर होगा तो बॉडी में सारे मेटाबोलाइट्स गंदे मंदे इकट्ठे हो जाएंगे, क्रेटिनिन, पोटेशियम, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, एसिडोसिस होगी तो टैकेपनिया, बहुत तेज़ी से सांस ले रहा होगा, पल्मोनरी एडीमा होना शुरू हो जाएगा। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हम देखेंगे क्या होता है, लंग्स इंजर हो जाएंगे, एक्यूट लंग इंजरी हमने देखा ऊपर कैसे होता है, फ्री रेडिकल मीडिएटेड। कार्डियोवास्कुलर में क्या हो रहा है, डायस्टोलिक प्रेशर कम हो रहा है, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो रही है, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं जा रही, हार्ट इस्कीमिया में जा रहा है। इस्कीमिया में जाएगा तो उसके मसल्स काम नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, मसल्स काम नहीं करेंगे तो कार्डियक आउटपुट भी ड्रॉप कर जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, एसिडोसिस, पोटेशियम, हाइपोक्सिया, इन सब की वजह से एरिथमियाज भी होंगे। तो अल्टीमेटली हार्ट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कार्डियक आउटपुट ड्रॉप कर रहा है और एरिथमियाज हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जीआईटी में क्या होगा, जब जीआईटी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, हाइपोपरफ्यूजन हो रही है, तो उसका जो म्यूकोसल बैरियर है वो ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है ब्लड सप्लाई नॉर्मल ना होने की वजह से हार्मफुल मेटाबोलाइट्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, स्ट्रेस अल्सरेशंस, अल्सर्स बनना शुरू हो जाएंगे, वहाँ से जो गंदे मंदे बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में आएंगे। इसके अलावा हेपेटाइटिस हो जाएगा इस्कीमिया की वजह से। तो क्या हो रहा है, ऑर्गन्स के साथ, समझ आ रही है, नर्वस सिस्टम के साथ, किडनी के साथ, लंग्स के साथ, हार्ट के साथ, जीआईटी के साथ, ये हो रहा होता है शॉक के पेशेंट्स में। अब स्वेरिटी ऑफ शॉक, स्वेरिटी ऑफ शॉक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी है कि अब कंपनसेटेड शॉक होता है और जो है ना डीकम्पनसेटेड शॉक होता है। अब जो डीकम्पनसेटेड शॉक है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अभी तक हमने शॉक में क्या देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, हमने देखा कि किस तरह से शॉक हो रहा है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखी 3 पॉइंट्स में, और फिर हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे शॉक के जो कि हमारी बॉडी के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर हो रहे हैं। स्वेरिटी में क्या है, कॉम्पनसेटेड शॉक है या डीकम्पनसेटेड शॉक है। कॉम्पनसेटेड शॉक क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में जो है ये ब्लड लॉस होता है तो बॉडी में जो कार्डियोवास्कुलर, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे सिम्टम्स रखे हुए हैं, कुछ ऑर्गन्स रखे हुए हैं, कुछ सिस्टम रखा हुआ है कि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर एंडोक्राइन सिस्टम है वो कॉम्पनसेशन करना शुरू कर देता है कि वो जो ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स को नहीं जा रही थी उनको, लंग्स को, ब्रेन को, किडनी को, उनको जो है वो कॉम्पनसेट करे। ठीक है,
तो टैकीकार्डिया होने के बावजूद, कोल्ड पेरिफेरी होने के बावजूद जो है ना वो मतलब वो टैकीकार्डिया शुरू हो जाता है, हार्ट उसको टैकीकार्डिया, ताकि वो जो और मतलब टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं जा रही ना, तो हार्ट कहेगा चलो मैं ज़्यादा पंप करता हूँ जिसकी वजह से वो चली जाए, टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाएगा, कोल्ड पेरिफेरी हो जाएगी, ताकि वो जो अच्छे वाले ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड सप्लाई जाए और हमारी जो पेरिफेरीज हैं उनको ब्लड सप्लाई ना जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है। कॉम्पनसेटेड शॉक में आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलती है। समझ आ रही है ना कि जब बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है तो हमारा हार्ट जो है, कार्डियोजेनिक और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम्स जो हैं वो क्या करते हैं, किसी तरह पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट से मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब डीकम्पनसेटेड में समझ आ रही है कि जो कॉम्पनसेशन हो रही थी इन ऑर्गन से, वो अब कहेंगे हम थक गए हैं, अब हम मज़ीद कॉम्पनसेशन नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी करो आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रीनल, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर इनसफिशेंसी हो जाएगी। अब इसकी फर्दर टाइप्स होती है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर मतलब जब डीकम्पनसेटेड शॉक होता है तो माइल्ड केस में क्या होता है कि टैकीकार्डिया होता है, टैकेपनिया होता है, माइल्ड रिडक्शन इन यूरिन आउटपुट होता है, थोड़ी सी एंजाइटी होती है और पल्स प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, कोल्ड पेरिफेरी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। मॉडरेट में क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा मसला हो जाएगा कि देखें अब रीनल कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़म्स फेल हो जाएंगे, ऊपर जो यूरिन आउटपुट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, यहाँ पे 0.5 ml पर kg पर आवर से भी ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा पेशेंट। ऊपर माइल्ड में क्या था, माइल्ड एंजाइटी में था, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर माइल्ड शॉक में क्या था, पल्स प्रेशर डिक्रीज़ करी थी, और मैंने हमेशा आपको बताया पहले भी कि ब्लड प्रेशर जो है वो थर्ड स्टेज में जाके जो है ना वो कम होता है, जब 1500 ब्लड लॉस हो चुका होता है। ठीक है, तो अब ब्लड प्रेशर मॉडरेट में कम होना शुरू हो जाएगा। स्वेयर शॉक में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड टैकीकार्डिया हो जाएगा और इसके बाद हाइपोटेंशन में पेशेंट चला जाएगा। यूरिन आउटपुट जो माइल्ड शॉक में थोड़ा सा कम था, मॉडरेट में 0.5 ml से कम हो गया था, अब यहाँ पे ना होने के बराबर ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल यूरिन आउटपुट ख़त्म हो जाएगा और पेशेंट जो वो यहाँ पे अनकॉन्शियस हो गए हैं। समझ आ रही है ना, माइल्ड में क्या था, माइल्ड एंजाइटी थी, मॉडरेट में क्या था, कन्फ्यूजन थी, स्फीयर में क्या है, अनकॉन्शियस है और लेबर्ड ब्रीदिंग में चला गया पेशेंट। तो माइल्ड, मॉडरेट, स्फीयर की समझ आ रही है शॉक की। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक करनी है नेक्स्ट पार्ट से, और फिर हम इसको एंड करेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में।